देखो, चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है। इसमें हम लोग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप पढ़ते हैं या फिर एम्प्लॉयर का ट्रेड यूनियन के साथ रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन किस दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन, इन दोनों के बीच का। इंडस्ट्रियल रिलेशन आर कंसर्न विथ मैनेजमेंट एंड वर्कर। यह एम्प्लॉयर से मतलब क्या है? ओनर खुद नहीं, यहाँ पे मैनेजमेंट और वर्कर रोल प्ले करते हैं। मतलब अगर वर्कर का कोई डिमांड है तो वो किसको बोलेगा? मैनेजमेंट को बोलेगा। और मैनेजमेंट को वो मानना है या नहीं मानना है, ये वो वर्कर को बोलेगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट और वर्कर का रिलेशनशिप होता है, जहां पर कोई भी अगर डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट कैसे हो जाता है? वर्कर को सोचो अपना सैलरी वेजेस बढ़ाना है, या फिर वर्कर को लगता है कि उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलता है, या उन लोगों को कोई भी इश्यू है। तो वो लोग अगर वो चाहता है और वर्क एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट वो नहीं करता है, तो एक डिस्प्यूट तैयार होता है, मतलब झगड़ा होता है। तो इसलिए स्ट्राइक होता है, बहुत कुछ होता है। वर्कर लोग काम करना बंद कर देते हैं, प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, वरना ये डिस्प्यूट को खत्म कैसे करेंगे? सोचो, वर्कर्स गुस्सा हो गए हैं, स्ट्राइक हो गया है, अब उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे? इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जरूरी है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कैसा रिलेशनशिप? इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का मतलब है जहां पे सिस्टम, रूल्स, प्रोसीड्योर, ये सब यूज किया जाता है, और यूनियन और एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयर इसको यूज करते हैं। इसको ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर सिस्टम में रहकर रूल्स, रेगुलेशन और प्रोसीड्योर को फॉलो करते हुए अपने लिए कुछ रिवॉर्ड मांगते हैं। यूनियन, यूनियन क्या होता है? जो वर्कर, देखो, अगर वर्कर लोग को अपना वेजेस बढ़वाना है तो सारा वर्कर आकर तो बोलना शुरू नहीं कर देगा। तो इसके लिए क्या होता है, वर्कर्स में जो हेड माना जाता है, वो लोग खुद ही उसको अपने वोट से, अपने इच्छा से एक आदमी को चुनता है, जो वर्कर लोग का हेड होता है। उस हेड को हम लोग ट्रेड यूनियन कहते हैं। जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, वैसे वर्कर लोग का खुद का यूनियन होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, अगर वर्कर लोग को वेजेस बढ़ाना है और एक फैक्ट्री में 100 वर्कर है, तो 100 वर्कर जाके मैनेजमेंट को तो नहीं बोलेगा कि मेरा वेजेस बढ़ा दो। तो एक आदमी जाता है उसमें से, जो यूनियन का, ट्रेड यूनियन का हेड कहलाता है, वो जाता है और बोलता है कि हम लोगों का, सारे वर्कर्स का वेजेस बढ़ा दो। कितना? 10% बढ़ा दो। इस तरीके का जो चीज होता है, इसलिए यूनियन, ये यूनियन वर्ड यहाँ पे यूज होता है, वर्कर वर्ड यूज नहीं होता है। तो अब बोल रहा है कि अगर किसी को भी, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप किस चीज से रिलेशन है, मतलब कंसर्न्ड है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में होता क्या है? यहाँ पे यूनियन एम्प्लॉयर के साथ बात करके अपने एफर्ट के लिए रिवॉर्ड मांगता है। मतलब बोलता है कि आप लोग सैलरी तो देते ही हैं, अगर अगर किसी साल आप लोगों को ह्यूज प्रॉफिट होता है, तो उसमें से भी हम लोग को 10-20% दीजिए। इसको कहते हैं रिवॉर्ड फॉर एफर्ट। सैलरी वेजेस तो मिलता ही है, पर रिवॉर्ड भी दीजिए अलग से। तो एंड अदर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर एम्प्लॉयर्स एंड टू रेगुलेट द वेज इन विच एम्प्लॉयर ट्रीट देयर एम्प्लॉयज। वो लोग चाहते हैं कि इस तरह, अगर सोचो, मेरा सिर्फ वेजेस फिक्स्ड रहेगा कि मेरे को हर महीना 6,000 रुपया मिल जाता है, हम काम करें या नहीं करें, अच्छे से नहीं करें, खराब चीज बनाए, जो भी करे, मेरे को 6,000 रुपया मिल जाता है, तो हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं रहेगा। अगर ऐसा बोल देगा कि तुमको 6,000 तो मिलेगा ही, और उस पे अगर तुम प्रोडक्शन अच्छे से करते हो, ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, अगर तुम 200 पीस से ज्यादा बना लेते हो, तो हम तुमको 10% एक्स्ट्रा देंगे। तो हम किस में एफर्ट डालेंगे? 200 पीस से ज्यादा बनाने में भी, क्योंकि 6,000 तो मिलेगा ही, अगर उसके ऊपर बनाए तो मेरे को अलग से और रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सारा जो बातचीत है, ये वाला जो रिवॉर्ड मांग रहे हैं या कोई भी और तरीके का कंडीशन है,
तो ये सारा बात यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में आराम से हो सके, इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है। इसके लिए इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिसको हम लोग ILO कहते हैं। स्टेट्स दैट इंडस्ट्रियल रिलेशन डील्स विथ आइदर द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड एम्प्लॉयर, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। तो ILO क्यों बना है? ILO बना है कि अगर गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ इशू हो गया है, एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और द रिलेशन बिटवीन द ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देमसेल्फ। यहाँ ये जो ILO बना है, इसमें गवर्नमेंट और एम्प्लॉय एंड वर्कर का रिलेशनशिप है। मतलब गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉय वर्कर, एम्प्लॉय हो या वर्कर हो एक ही बात है, इसलिए मैं एंड लिख दिए। हो सकता है एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय भी तो काम ही करते हैं पर ऑफिस में, वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में, काम ही करते हैं। तो उन लोगों का और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप होता है ILO में डिस्कशन, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी रिलेशनशिप डिस्कस होता है ILO में। तो ये याद रखना है कि इन दो लोगों का रिलेशनशिप का डिटेल है इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। It IR facilitates harmonious relationship in an organization by setting a framework for the management and the employees. इसमें एक रूल्स सेटअप किया हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशन में कि ऐसे ऐसे होता है, मतलब इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। एक रूल्स प्रोसीड्योर बना हुआ है, ऐसे ही कोई भी उठकर, वो लोग भी उठकर जाकर कंप्लेन नहीं कर सकता। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट। यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, जहाँ पे अगर मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम तुमसे आकर बोलेंगे, तुम उसको, तुमको अच्छा लगे नहीं लगे मेरे को समझो और उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करो। इसी को हम लोग रिलेशनशिप कहते हैं। इंडस्ट्रियल भूल जाओ। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करना ही रिलेशनशिप है। और यहाँ पर जब दो पार्टी ऑफिशियल रीजन से ये चीज करते हैं तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। द स्टेट एंड लीगल system have a role to play in the maintenance of a conflict free industrial environment। या स्टेट क्या रोल प्ले करता है? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, और हम लोग का लीगल सिस्टम यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? कोई भी तरीके का झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके बारे में वो ध्यान रखता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग को बोल रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का? टू safeguard the interest of labor and management by preventing one of the players from getting a strong hold over the other। बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग सेफ गार्ड करते हैं इंटरेस्ट को, मतलब इच्छा को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, लेबर का और मैनेजमेंट का। अगर लेबर का भी कोई इच्छा है तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होता है। अगर मैनेजमेंट को भी कोई बात गलत लगता है लेबर लोग का, तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट होता है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों का ही इंटरेस्ट यहाँ पर फुलफिल होता है। बाय प्रिवेंटिंग वन, मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ना बनाए, इससे बचाता है हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन। बाय प्रिवेंटिंग वन ऑफ द प्लेयर फ्रॉम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द अदर, मतलब कोई एक ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाए और दूसरे को दबा दे, ऐसा ना हो, इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन है। सोचो इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं होता तो डिस्प्यूट का सॉर्ट आउट करने का कोई रूल नहीं होता, किसको जाके बोले ये पता नहीं होता, कोई लीगल रूल नहीं होता इसके ऊपर, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर लेबर लोग मेरे यहाँ काम कर रहा है और हम उन लोग को जरूरत से कम पैसा दे रहे हैं, सोचो 6,000 है, हर महीना पैसा नहीं देते हैं, 2-3 महीने का जमा कर देते हैं, नहीं देते तो उन लोग अपना घर कैसे चलाएगा? ऐसा सब इशू है, तो किससे जाके बोलेगा, कहाँ कंप्लेन करेगा? हम ही तो बॉस है, हम ही तो ऐसा कर रहे हैं, तो अगर हम ही ऐसा कर रहे हैं तो किससे बोलेगा? बट अभी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से ILO एक है, जिसमें जाके वो कंप्लेन रख सकता है कि हम कितना बार बोले हैं, मेरे को टाइम पे पैसा नहीं देता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, वो लेबर को दबा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रिलेशन वहां है।
दूसरा है टू डेवलप एंड सिक्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गुड रिलेशनशिप अमंग ऑल द प्लेयर्स इन द इंडस्ट्रियल सेटअप। ये अभी समझाएं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और गुड रिलेशनशिप तैयार होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन से। टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी बाय प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी हम बता चुके हैं, इससे इंडस्ट्रियल पीस रहेगा, मतलब शांति और हार्मनी बना रहेगा, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, प्रिवेंट होता है मतलब नहीं होगा। To improve the standard of living of the average worker by providing basic and standard amenities, ये क्या होता है, कुछ ना कुछ तुम एमिनिटीज मेरे को दोगे, जैसे कि फर्स्ट एड फैसिलिटी, अगर मेरे को कुछ हो जाता है काम करने के दौरान तो मेरा चेकअप करवाएगा मेरा मैनेजमेंट या फैक्ट्री या मेरा कंपनी, तो इसको कहते हैं एमिनिटीज। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन में, अगर नहीं होगा तो लेबर लोग आवाज उठा सकता है। To increase productivity by minimizing industrial conflict and maintaining industrial relation, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो जाएगा, अगर लेबर लोग खुश रहेगा, उन लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता रहेगा, तो वो ऑब्वियसली अच्छे से काम करेंगे वो लोग, और अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज ही होगा। टू एंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री, इसमें कुछ नहीं है, एक डिसिप्लिन तैयार होता है। To provide a basic framework for the management and the employee to resolve their difference, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डिफरेंसेस है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। To improve bargaining capacity of the worker through trade union, through trade union क्यों, हम तब से ही बोल रहे हैं, डायरेक्टली वर्कर लोग जाके बात नहीं करता है, अपना ट्रेड यूनियन को भेजता है, तो बार्गेनिंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है। बार्गेनिंग कैपेसिटी मतलब हम बोल रहे हैं कि मेरा वेजेस तुमको कम से कम 10% से बढ़ाना चाहिए, मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं 2% से ही बढ़ाएंगे, हम बोल रहे हैं नहीं ठीक है चलिए 8% से ही बढ़ा दीजिए, इसको कहते हैं बार्गेनिंग करना। तो ये जो हम बार्गेनिंग कर रहे हैं ये इम्प्रूव होता है, क्यों, क्योंकि एक ट्रेड यूनियन होता है, वो ढंग से जाके बात करता है, तो एक बार्गेनिंग कैपेसिटी तैयार होता है। अगर सारे ही वर्कर जाके एक साथ बात करने लगेंगे तो डेफिनेटली झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है कितने तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, मतलब एक इंडस्ट्रियल रिलेशन वर्ड में किसका किसका रिलेशन हो सकता है। इसमें लेबर रिलेशन कवर होता है, लेबर रिलेशन मतलब यूनियन भी लेबर है, मतलब यूनियन भी वर्कर लोग का हेड है और मैनेजमेंट एम्प्लॉय लोग का हेड है, तो दोनों ही तो हिसाब से काम करता है, मैनेजमेंट ओनर तो नहीं है, एम्प्लॉयर तो नहीं है, तो यहाँ पे यूनियन जो वर्कर लोग का हेड है और मैनेजमेंट जो एम्प्लॉय लोग का हेड है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाता है, क्योंकि आपस में मैनेजमेंट जिसका हेड है उसके उसके साथ एम्प्लॉय का हेड है मैनेजमेंट, तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में भी तो अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है ग्रुप रिलेशन, यहाँ पे अगर वर्कमैन लोग के बीच में भी अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, वर्कर लोग आपस में भी लड़ रहा है तो प्रॉब्लम होगा। फिर कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, इंडस्ट्री और सोसाइटी का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर हम लोगों को लगता है कि ये कंपनी बहुत बदमाश है, जानबूझ के ज्यादा सामान रखता है, और फिर कंप्लेन करो तो कोई फायदा नहीं, एक बार प्रोडक्ट बेच देता है तो उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इस तरीके का अगर मार्केट में किसी इंडस्ट्री के लिए बात हो रहा है तो वो गलत है। तो इसलिए सोसाइटी और इंडस्ट्री का रिलेशनशिप भी जरूरी है। promotion and development of healthy labor management relation, labor management relation बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, पीस बनाए रखो कि स्ट्राइक ना हो। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब सबको बोलने का यहाँ पे हक होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो वर्कर है तो वो जाके मैनेजमेंट से नहीं बोल पाएगा, वो बोल सकता है। फिर अप्रोच क्या क्या है, अप्रोच ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एमसीक्यू पूछता है। अब अप्रोच में हम लोग को क्या बोल रहा है, अप्रोच में बोल रहा है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच होता है
प्रॉब्लम अराइज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट परसेप्शन एंड एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर। देखो, अर्न तो सभी को करना है, पर एटीट्यूड कैसा है? एटीट्यूड परसेप्शन का मतलब मैनेजमेंट को लगता है, ये बहुत नॉर्मल बात है, यहाँ हम लोग जनरली देखते हैं कि मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयर को लगता है हम लोग 10-10 घंटा काम करें। हर ऑफिस वाले को लगता है कि हम लोग 10 घंटा 12 घंटा काम करें। पर एम्प्लॉय क्या चाहता है? एम्प्लॉय चाहता है कि हम तुम्हारा काम जल्दी जल्दी करके दे रहे हैं, उस पे फोकस करो। हम सोचो 10 घंटा काम कर रहे हैं और कुछ भी ढंग का नहीं करते हैं और एवरेज टाइप का काम करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बस 10-10 20-20 घंटा तुम्हारे ऑफिस में रहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। तो एम्प्लॉय को लगता है क्वालिटी देखो, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं उसको देखो, तुम्हारा काम एकदम टाइम के पहले करके दे देते हैं ये देखो, हम कितना घंटा तुम्हारे ऑफिस में बैठ रहे हैं वो मत देखो। बट एम्प्लॉयर क्या चाहता है? नहीं, तुम ऑफिस में ही रहोगे 12 घंटा, 9 से 7 तुम ऑफिस में ही रहोगे, क्या काम करते हो तो सेकेंडरी है, तुम ऑफिस में रहोगे, तुम्हारा काम पहले हो गया है तो भी तुम जा नहीं सकते, तुमको बैठे रहना होगा। तो नॉर्मली यही एटीट्यूड होता है, यही परसेप्शन होता है, और यही प्रॉब्लम हो जाता है फिर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। तो जो प्रॉब्लम परसेप्शन और एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम होता है उसको साइकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। इसमें हम लोग द परसेप्शन ऑफ बोथ पार्टीज, वर्कर और मैनेजमेंट वेरीज। ये क्यों होता है ये प्रॉब्लम? क्योंकि वर्कर का और मैनेजर का सोच मैच नहीं करता है। कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कब होता है? जब मेरा और तुम्हारा सोच मैच नहीं करता है। जैसे सोचो, हम हर दिन सप्ताह में कोई एक दिन फिक्स कर लिए हैं और उसी दिन बच्चा लोग को पढ़ाते हैं। अब सोचो उस दिन कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हुआ या मेरे को प्रॉब्लम हुआ, हम उस क्लास को शिफ्ट करने मांगे, तो उस बाकी सारा बच्चा बोल रहा है कि मैम सिर्फ एक जन का प्रॉब्लम की वजह से क्लास शिफ्ट नहीं होगा, मैम उसी दिन पे क्लास होगा। हम बोल रहे हैं अरे उसके बारे में सोचो, उसका पूरा चैप्टर छूट जाएगा। बच्चा लोग नहीं मान रहा है, एक बच्चा की वजह से पूरा क्लास ऑफ नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा और बच्चा लोग का सोच मैच नहीं कर रहा है। बच्चा लोग को लगेगा कि मैम को कोई फिक्स टाइम से मतलब नहीं है, बार बार टाइम चेंज कर देती है, और मेरा कहना है कि अरे एक बच्चा क्लास नहीं कर पाएगा तो उसका तो वो चीज छूट जाएगा। तो इसलिए उन लोग को समझना चाहिए। तो हम लोग दोनों का यहाँ कोई गलत नहीं है, वो लोग भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है, पर क्या प्रॉब्लम हो गया है? एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गया, परसेप्शन, चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग साइकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है? यहाँ पे बोला गया है कि इंडस्ट्री एक सोशल सिस्टम है। इस अप्रोच में बोला गया है कि इंडस्ट्री इज अ सोशल सिस्टम। यहाँ सोशल सिस्टम का क्या मतलब है? द वर्क बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज क्लोजली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होता है? शादी हो जाना, या फिर जैसे जो जो चीज सोशल, जैसे मेरा कास्ट से, या फिर फेस्टिवल आने से, ये सारे चीजों को सोशल फैक्टर कहते हैं, जो पर्सनल फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पूरा सोसाइटी उससे, तो बहुत सारा वर्क बिहेवियर इंडिविजुअल का सोशल रीजन से अफेक्टेड हो जाता है। जैसे सोचो कि अभी दुर्गा पूजा जब आता है, तो पूरा ही काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, कोई सीरियस नहीं रहता है अपने काम में, सबको घर जाने का लगा रहता है क्योंकि दुर्गा पूजा है। तो ये एक सोशल फैक्टर है। इससे ये ना तो उसका पर्सनल है, पर्सनल भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग पर्सनल नहीं बोल सकते, ये ऐसा सभी कर रहे होते। पर्सनल होता है जो सिर्फ तुम कर रहे हो, सोशल होता है जो सब कर रहे हैं, पूरा सोसाइटी कर रहा है। तो ये एक सोशल फैक्टर है, इसमें उसके वर्क बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ऑब्वियसली कोई भी फेस्टिवल आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब थोड़ा काम डिस्टर्ब होता है। तो ये रीजन से अगर प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज सोशियोलॉजिकल अप्रोच। कोई भी ऐसा चीज जो सोशल फैक्टर है। Human relation approach. It states that handling of human resource is different from handling material, physical और financial resource. देखो, human भी एक human resource है, हम लोग भी एक human resource है, जो
हम लोग इंसान है और कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है। हम लोग का भी खुद का काम का पैसा लेते हैं हम लोग। तो हिसाब से जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं और पैसा देते हैं, वैसे ह्यूमन का ब्रेन यूज करते हैं, उसका मेहनत यूज करते हैं और उसको पैसा देते हैं। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम बाकी जैसे सारे सामान को हैंडल करते हो, बाकी रिसोर्स को जैसे हैंडल करते हो, ह्यूमन रिसोर्स को वैसे हैंडल नहीं किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स भले एक सामान ही है, उससे काम लेते हैं और पैसा देते हैं, पर फिर भी ह्यूमन रिसोर्स को सामान की तरह हैंडल नहीं करना है। It focus on human feelings, influence the work relation and behavior of employees। क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स है, ह्यूमन का फीलिंग्स है। वहां पे कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर हम पैसा को गलत तरीके से भी मिस यूज कर दे रहे हैं, गलत डिसीजन ले लिए और मेरा पैसा हम लगाए बिजनेस में, वो थोड़ा पैसा डूब गया, तो ठीक है, पैसा को कोई दुख नहीं होगा। अगर हम कोई सामान लाए, सोचो हम कोई फ्रोजन आइटम का बिजनेस करते हैं, में से कुछ आइटम बाहर छूट गया, हम फ्रिज में डालना भूल गए, कुछ सामान खराब हो गया, तो हम क्या किए, मटेरियल को गलत तरीके से रखे, ट्रीट किए, तो मटेरियल को कुछ नहीं होगा। पर अगर ह्यूमन को हम लोग गलत तरीके से हैंडल किए तो उसको बुरा लगेगा, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। जैसे ही एक इंसान को प्रॉब्लम हुआ, वो मतलब उसका फीलिंग्स हर्ट हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है कि अगर ह्यूमन भी एक रिसोर्स है और उसको सामान की तरह हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फीलिंग्स है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, ह्यूमन को भी बहुत सारी कंपनीज में हम लोग देखेंगे, एम्प्लॉयज को भी कुछ नहीं समझते हैं, खाली अपना काम कराते रहते हैं, कोई मतलब नहीं उसका, आज तबीयत खराब है। बहुत सारी कंपनी में अगर तुम बोलोगे कि मेरा तबीयत खराब है, हम ठीक नहीं है, आज हम नहीं आ पाएंगे, वो बोलता है आपको आना होगा। तो यहाँ पे वो ह्यूमन रिसोर्स को गलत तरीके से हैंडल कर रहा है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहते हैं। यूनिटरी अप्रोच किसको कहते हैं? यहाँ होता है जब हम लोग टीम वर्क करते हैं। मतलब यूनिटरी क्या होता है? पूरा एकजुट होकर जब हम लोग काम करते हैं, जहाँ यूनिटी होता है। इट बिलीव इन यूनिटी एंड ब्रिंगिंग टुगेदर फॉर टीम वर्क। जहां पर एक साथ यूनिटी बनाकर पूरा एक साथ टीम वर्क करवा के काम करते हैं, और सभी का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। मेरा भी सोच है प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए पहले, और जितना मेरा टीम है सबको लगता है प्रोडक्शन ही बढ़ना चाहिए, तभी कुछ तरक्की हो सकता है, तभी सक्सेस हो सकता है। तो अगर हम लोग सभी ऐसा सोच रहे हैं यूनिटी में आके, तो इसको बोलेंगे यूनिटरी अप्रोच। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आर नॉन परमानेंट मैलफॉर्मेशन। नॉन परमानेंट मतलब यहाँ कोई भी झगड़ा परमानेंट नहीं हो सकता। मतलब एक बार अगर झगड़ा हो गया तो हो ही गया, वैसा यहाँ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यूनिटी होता है, विच रिजल्ट इन इम्प्रॉपर मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यूनिटरी अप्रोच का फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट प्रोडक्टिव, इफेक्टिव एंड हार्मोनियस वर्क एनवायरमेंट। जो लोग यूनिटरी अप्रोच फॉलो करते हैं, टीम वर्क में बिलीव करते हैं, जिस जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में सोचा जाता है कि हम लोग टीम बनवा के काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं देंगे, वो लोग ऐसा क्यों करता है? कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, इफेक्टिव हो मतलब एफिशिएंसी बढ़े, और हार्मोनियस हो। हार्मोनियस मतलब मेल भाव, मतलब तालमेल बना हुआ रहे। टू डेवलप अ ट्रस्टवर्दी, ओपन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर। ट्रस्टवर्दी रहे, ओपन एनवायरमेंट रहे, जिसको जो कहना है वो आराम से कह सके, फेयर रहे। फेयर कहते हैं जैसे अगर हम पार्शलिटी कर रहे हैं तो तुम बोलोगे मैम ये अनफेयर है, तो हम कुछ भी ऐसा ना करें जो अनफेयर है, सब कुछ फेयर रहता है। एंड ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट मतलब टीम वर्क है, तुमको भी दिखाई दे रहा है हम क्या कर रहे हैं, हमको भी दिखाई दे रहा है तुम क्या कर रहे हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। To restrict the role of tribunals and government association like the trade union and initiate direct negotiation between the management and employees। यहाँ पे वो ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, ये लोग को हम लोग पिक्चर में नहीं लाते हैं। यहाँ पे इतना ओपन होता है, इतना ट्रस्टवर्दी होता है कि सब लोग एक दूसरे को, मतलब मैनेजमेंट से अगर कुछ बोलना है तो सोचो मेरे को अलग से, मेरे को प्रॉब्लम है, तो हम डायरेक्ट जाके मैनेजमेंट से बोल देंगे।
मतलब इतना मेरे को अच्छे से रखा जाता है कि हम डायरेक्टली बोल सके कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमको किसी यूनियन का जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ बोल रहा है प्लूरलिस्टिक अप्रोच। प्लूरलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता क्या है? यहाँ पे मतलब होता है कि यहाँ पर it assume that organization is composed of individuals who form distinct group with their own set of aims, objective, leadership style and value proposition। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग अपने आप ही अपना अपना एक ग्रुपिज्म कर लेते हैं। जैसे जनरली हम लोग साथ स्कूल कॉलेज में होता है, कोई वहां पर ग्रुप बना नहीं रहा है, टीम वर्क कर नहीं रहा है, ऑटोमेटिकली अगर मेरा और तुम्हारा और एक जन का, हम लोग तीनों का सोच मैच कर रहा है, ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है, एम मैच कर रहा है, तो हम लोग का ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाता है। और उस ग्रुप में हम लोग देखते हैं एक लीडर भी बन जाता है, जो और मतलब बना सब अपने मर्जी से फ्रेंड, और बनने के बाद एक ही का बात बहुत ज्यादा चलता है उस ग्रुप में, तो लीडरशिप स्टाइल भी आ जाता है उसमें। तो इसको कहते हैं हम लोग प्लूरलिस्टिक। और क्या मतलब है इसका? इट कंसीडर्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एज रैशनल एंड इनएविटेबल। स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग सबको तुमसे कुछ कहना है, जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल दिए थे कि अगर तुम लोगों को मेरे से कहना है कि मैम आप क्लास ऑफ कर दीजिए, ऐसे तुम लोग सबका ग्रुप में कोई फ्रेंडशिप नहीं है, तुम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो, शायद एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते हो, फिर भी अभी मेरे को कहना है कि मैम नेक्स्ट वीक आप क्लास ऑफ कर दीजिए, नेक्स्ट वीक आप कोई क्लास मत रखिए, हम लोग को दिक्कत है, आप सैटरडे क्लास लेते हैं, आप संडे कर दीजिए। तो तुम लोग कोई अभी फ्रेंड नहीं हो, अभी कोई टीम नहीं है तुम लोग का, इंडिविजुअल हो, पर ये बात बोलने के लिए तुम लोगों ने टीम फॉर्म कर लिया है, एक ग्रुप बना लिया है, ये इस बात को बोलने के लिए। तो अभी तुम लोग का ऑब्जेक्टिव सेम है, एम सेम है। क्या ऑब्जेक्टिव है? क्लास सैटरडे को नहीं रखवाना है। और ये तुम लोग 5-6 जन को सबको प्रॉब्लम है, सैटरडे क्लास नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? सोचो उस दिन दुर्गा पूजा का दिन है, उस दिन तुम लोग सभी को प्रॉब्लम है, ठीक है? तो तुम लोग ऐसे क्या हो, इंडिविजुअल हो, पर ऑब्जेक्टिव क्या है, सैटरडे क्लास ना हो। तो तुम लोग सबने एक ग्रुप बना लिया है, ये सिर्फ इस काम के लिए, ठीक है? दूसरा बात, अब यहाँ पर लीडरशिप क्या होता है, एक जन, कोई एक जन वॉइस रेज किया होगा कि हम लोग सब जाके बोलते हैं, देखना मान जाएगी, हम लोग सब जाके हम बोलते हैं पहले, तुम लोग सब पीछे से बोलना, हम जो भी बोलेंगे उसमें हाँ हाँ तुम लोग बस कर देना, सपोर्ट बस कर देना। तो ये बात जो प्लान बना रहा है, जो बोल रहा है हम बोलेंगे तुम लोग सब खाली सपोर्ट करना, वो लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहा है, वो एक लीडर की तरह एक्ट कर रहा है कि वो सबको आइडिया दे रहा है, वो सबको बता रहा है क्या करना है, वो लीडर जैसा कर रहा है। इससे क्या होता है, तुम लोग सब आए हो मेरे से लड़ने के लिए, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए। तो इट कंसीडर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एज रैशनल एंड इनएविटेबल, मतलब अनअवॉइडेबल होगा ही आर्ग्यूमेंट, क्योंकि तुम लोग सब आए हो मेरे से इसी मूड में, टीम अप करके कि मेरे साथ कोई चीज पे डील करने वाले हो, तो आर्ग्यूमेंट तो होगा ही थोड़ा। स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन। अब बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का क्या मतलब है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है कॉम्प्रोमाइज। collective bargaining is the best method for resolving all kind of dispute। और कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, अगर तुम सब मेरे पास आए हो और मेरे को आके बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली हम तो वो बात को मानेंगे ही। मैनेजमेंट अथॉरिटी इज नॉट इजिली एक्सेप्टेड एंड एम्प्लॉइज जॉइन ट्रेड यूनियन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अब क्या होता है, तुम लोग सब ऐसे टीम अप करके आ गए हो, क्या सोचकर कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होगा तो बेस्ट मेथड होता है, ऑब्वियसली कलेक्टिव बार्गेनिंग बेस्ट मेथड होता है, ये सच है। अगर कोई भी चीज सब कोई बोलता है तो वो मानना मतलब लोग मानते हैं, पर अब तुम लोग सब आके बोलोगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तैयार होगा,
क्योंकि तुम लोग पहले से तो कोई फ्रेंड थे नहीं, पहले से तो तुम लोग का टीम है नहीं, सिर्फ इस काम के लिए टीम वर्क कर रहे हो, इसी काम के लिए सिर्फ ग्रुप बनाए हो, तो इससे क्या होगा? और ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया है? कलेक्टिव बार्गेनिंग हो इसलिए, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग बेस्ट मेथड है। अब तुम लोग सब आके तो कर नहीं सकते, मैनेजमेंट को प्रॉब्लम होगा, तो मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या बोलेगा? ऐसे सब आकर मेरे को मत बोलो, कोई एक जन आकर मेरे को ये बात करो, तो क्या होगा? एक ट्रेड यूनियन तैयार हो जाएगा। तुम लोग सब में जो लीडर की तरह एक्ट कर रहा था, जो मेन प्लान बना रहा था कि हम बोलेंगे तुम लोग सब पीछे से बोलना, वो क्या बन जाएगा? ट्रेड यूनियन, वो एक हेड बन जाएगा और वो सबके लिए अब एक साथ बात करेगा। तो मैनेजमेंट को पता है कि ये अकेला नहीं है। अगर तुम शुरू में आके सिर्फ अकेले मेरे से बात करते, तब तुम अकेले ही थे। अभी तुम ट्रेड यूनियन बन के आके मेरे से बात कर रहे हो। अभी हमको पता है कि तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं, सब नहीं आए हैं बोलने, सिर्फ तुम आए हो, पर ऐसा बाकी 10 लोग भी चाहता है, तो यहाँ पर हम तुम्हारा बात सुनेंगे। तो अगर, तो प्लूरिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है? सिंपली इसका मतलब है सभी लोग इंडिविजुअल थे, सभी अकेले थे, कोई पहले से कोई ग्रुप नहीं था, पर एक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक एम के लिए स्पेशली एक टीम तैयार होता है, एक ग्रुप बनता है, ठीक है। और वहां, और ऐसा अगर हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये पक्का है, झगड़ा तो हो जाएगा, पर इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है कि झगड़ा ना हो, कॉम्प्रोमाइज हो मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, सब आकर एक साथ बोलते हैं, वो बेस्ट तरीका है। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलेगा ऐसे सब कोई मत आओ, इज नॉट इजली एक्सेप्टेड, वो इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ये नहीं बोलेगा सब आ जाओ, वो बोलेगा एक जन आओ ट्रेड यूनियन बन के, मतलब हेड बन के, और मेरे को सारा कॉन्सेप्ट समझाओ, ऐसे सब कोई मत आओ। हाँ, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या होता है? मार्क्सिस्ट लाइक द प्लूरिस्ट, एक्चुअली मार्क्सिस्ट में और प्लूरिस्ट में एक एक सिमिलैरिटी है, दोनों ही अप्रोच में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस रहता है। प्लूरिस्ट में भी हम लोग पढ़े कि कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, इनएविटेबल है, इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, होगा ही, ज्यादातर चांसेस है होगा झगड़ा। तो मार्क्सिस्ट भी वैसा अप्रोच है जिसमें झगड़ा होगा। तो अगर कोई पूछे मार्क्सिस्ट में और प्लूरलिस्ट में दोनों में कॉमन क्या चीज है? दोनों में कॉमन है कि कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, झगड़ा तो होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लूरलिस्टिक बिलीव्स दैट कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। प्लूरलिस्ट लोग को लगता है कि ऐसे, मतलब ये वाला चीज अगर होगा तो हर ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा होगा, चाहे वो कैसा भी बिजनेस हो, झगड़ा होगा ही। पर मार्क्सिस्ट को लगता है कि झगड़ा सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको कहते हैं? जो प्राइवेट सेक्टर्स होता है, गवर्नमेंट सेक्टर को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, और जिसमें दोनों होता है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स भी है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्क्सिस्ट का कहना है कि ऐसा सिर्फ कैपिटल, ये झगड़ा जो होगा ये सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होगा, जहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, सारा काम प्राइवेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। जैसे हम लोग जान सकते हैं चाइना, चाइना तो सोशलिस्ट है, अमेरिका, यूएस, यूएस पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पे गवर्नमेंट कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर्स ही अपने आप ही सारे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो मार्क्सिस्ट का कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होगा? जहां गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। पर प्लूरलिस्ट लोग कहते हैं कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो झगड़ा होगा। ट्रेड यूनियन एक्ट एज अ मीन ऑफ सोशल चेंज, दे वर्क टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर। या मार्क्सिस्ट लोग कहते हैं कि ट्रेड यूनियन वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए होता है, वर्कर लोग का कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए होता है। इन दिस अप्रोच ऑल स्ट्राइक्स आर पॉलिटिकल,
एक बात याद रखना है, यहाँ जो भी स्ट्राइक होगा वो पॉलिटिकल रीजन से होता है। पॉलिटिकल रीजन से मतलब कोई पर्सनल रीजन नहीं होता है, कोई सोशल रीजन नहीं होता है, पॉलिटिकल रीजन होता है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई रीजन होता है जिसकी वजह से मार्क्सिस्ट कहते हैं अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच में बोला गया है कि यहाँ जितना भी स्ट्राइक होता है सब पॉलिटिकल रीजन से होता है। दे बिलीव स्टेट लेजिस्लेशन एंड ट्राइब्यूनल all are for the support of management's interest. This approach is called radical approach. यहाँ पे वर्कर्स को लगता है, इस अप्रोच में वर्कर्स को लगता है कि जितना भी गवर्नमेंट है, रूल्स रेगुलेशन है, लेजिस्लेशन है, ट्राइब्यूनल है, सभी कोई मैनेजमेंट के फेवर में बात करना चाहता है। हम लोगों के बारे, जैसे वर्कर लोग को जनरली लगता भी है कि गवर्नमेंट किसके साथ है, वो तो इंडस्ट्री के ओनर के साथ है, हम लोग के बारे में गवर्नमेंट क्यों सोचेगा। तो ये जो सोचता है इसको बोल रहा है कि वो इस तरीके के अप्रोच को रेडिकल अप्रोच कहते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच का दूसरा नाम है रेडिकल अप्रोच। तो बोल रहा है कि वो क्यों पॉलिटिकल लगता है, क्योंकि उन लोगों पॉलिटिकल झगड़ा क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि वर्कर लोग को लगता है कि मतलब गवर्नमेंट और सभी ऊपर पोजीशन के लोग, ट्राइब्यूनल, लेजिस्लेशन, ये सारे लोग ही मैनेजमेंट के साथ है, कंपनी के साथ है, हम वर्कर्स के साथ कोई नहीं है, इसलिए वो लोग स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पे रीजन पॉलिटिकल है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच कोई पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी सेम प्लूरलिस्टिक जैसा होता है। पहले हम लोग दोस्त नहीं थे, अब हम लोग दोस्त बने हैं, टीम बनाए हैं, क्योंकि हम लोग का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। पर प्लूरलिस्टिक में लोग कहते हैं कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा होगा। मार्क्सिस्ट कहते हैं ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आएगा, और यहाँ पे जितना भी झगड़ा होता है, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से स्ट्राइक होता है। तो जो भी स्ट्राइक होता है वो पॉलिटिकल रीजन से होता है, सोशल या पर्सनल रीजन से नहीं, साइकोलॉजिकल रीजन से नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से यहाँ पे झगड़ा होता है। और वो पॉलिटिकल रीजन क्या है? पॉलिटिकल रीजन है कि वर्कर लोग को लगता है कि जितना भी स्टेट लेजिस्लेशन, ट्राइब्यूनल ये लोग है, ये लोग मैनेजमेंट के सपोर्ट के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो इस रीजन से जब वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं, इसको कहते हैं रेडिकल अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये जॉन डनलप ने दिया है 1950 में, इसलिए लोग को इसको डनलोपा अप्रोच भी हम लोग कहते हैं। ये अप्रोच क्यों है? यहाँ पे है, दिस अप्रोच इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन वर्क बिटवीन वर्कर, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। इसमें पूरा सिस्टम डिस्कस किया गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन वर्क कैसे करता है, मतलब ये होता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर, प्रोसेस, मतलब वो कैसे करना है, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में पूरा डिटेल हम लोग सिस्टम अप्रोच में पढ़ते हैं। इसको 3 लेवल पे समझाया गया है, एट द एंटरप्राइज लेवल, at the national level, in totality of economic development। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंटरप्राइज लेवल पे कैसे वर्क करता है, नेशनल लेवल पे वर्क कैसे करता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे वर्क करता है। इसी अप्रोच के में और एक जन बात बोला है हेनमैन ने। हेनमैन ने बोला है द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम अप्रोच टू इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम। सिस्टम अप्रोच इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? Two rules are there, substantive and procedural rule. As per Dunlop, Dunlop के हिसाब से 2 रूल फॉलो होता है, एक सब्सटेंसिव, एक प्रोसीड्यूरल। इसका डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि 2 तरीके का रूल होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, 2 रूल होता है, दोनों रूल का नाम ये है, 3 लेवल पे ये वर्क होता है। स्ट्रक्चर, पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम जानना हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इतना ही काम का बात है, सिर्फ याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है ऑक्सफोर्ड अप्रोच। फ्लैंडर्स स्टेट दैट कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। फ्लैंडर्स को लगता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा तो झगड़ा तो होगा। क्यों? क्यों उसको ये लगता है? उसको लगता है अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन नाम का कोई चीज होता ही नहीं तो मैनेजमेंट जो चाहता वो करता वर्कर लोग के साथ, वर्कर लोग, एम्प्लॉय लोग कुछ नहीं बोल पाता, तो झगड़ा होता ही नहीं।
ये जो कॉन्सेप्ट आ गया ट्रेड यूनियन का, ये जो कॉन्सेप्ट है कि तुमको कोई प्रॉब्लम है तो टीम बना लो, यही सब रीजन है झगड़ा होने का। तो इसका कहना है इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर है तो झगड़ा तो होगा। और कॉमन सेंस लगाओ, जहां रिलेशनशिप होगा वहीं झगड़ा होगा। मेरा और तुम्हारा तो झगड़ा होगा नहीं, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन जहां होगा वहीं झगड़ा होगा। तो हम लोग हर कॉन्सेप्ट में कहते हैं रिलेशन बनाओगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रिलेशन में लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, लोग ज्यादा आराम से अपना प्रॉब्लम को कहने लगते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाता है और झगड़ा होता है, विच कैन बी रिजॉल्व थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। फिर हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग से। सभी जन वो बात बोलने लगता है तो मैनेजमेंट को मानना पड़ता है। एज लाइक डनलप्स मॉडल, डनलप अपने मॉडल में क्या बोला है? दिस अप्रोच गिव्स स्ट्रेस ऑन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीड्यूरल रूल्स। जैसे वो इस दो रूल पे फोकस किया है, ऑक्सफोर्ड भी इस दो रूल पे फोकस किया है। द एक्सपोनेंट ऑफ दिस अप्रोच, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज सेंट्रल टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। मेन बात क्या है इस अप्रोच में? कि कलेक्टिव बार्गेनिंग तो होगा ही जहां इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा तो उसको हम लोग झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? कलेक्टिव बार्गेनिंग से सॉल्व करेंगे। ये हम एक फंक्शन दिखाए हैं। बी का मतलब है बार्गेनिंग और आर का मतलब है रिलेशन। बार्गेनिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन का रिलेशनशिप है। दो चीज का रिलेशनशिप हम लोग ऐसे फंक्शन से दिखाते हैं। अगर बार्गेनिंग चेंज होगा तो रिलेशन चेंज होगा। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग हम ज्यादा करेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप खराब होगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं। इट ओनली एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ऑक्सफोर्ड अप्रोच में सिर्फ कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में ही ये बात किया है, और किसी बात को ये कोई मैटर नहीं करता। इसके लिए टेक्नोलॉजी, मार्केट आइडियोलॉजी, ये सब से इसको कोई मतलब नहीं है। इसका कहना है कलेक्टिव बार्गेनिंग मेन चीज है। एक्शन थ्योरी अप्रोच, इट फोकस ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग लाइक ऑक्सफोर्ड अप्रोच। एक्शन थ्योरी में कुछ नहीं है, जो ऑक्सफोर्ड बोले जा रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग यही मेन है। एक्शन थ्योरी अप्रोच भी यही बोलता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग ही मेन है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये जो इतनी बार हम लोग इस वर्ड को सुन रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, इस कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता क्या है? डेल योडर ने इसका डेफिनेशन दिया है। इट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच the essential condition of employment are determined by a bargaining process undertaken by representative of a group of workers and employers। बोल रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग में हम लोग कोई चीज चाहते हैं, उसके ऊपर बार्गेनिंग प्रोसेस करते हैं, मतलब बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज के ऊपर जब हम लोग बार्गेनिंग करते हैं तो पूरा ग्रुप नहीं चला जाता है उसको डिस्कस करने, ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव जाता है। वर्कर का ग्रुप का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है और मालिक के साइड का भी एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है और 1 to 1 बातचीत करता है। जो वर्कर का हेड रहता है उसको हम लोग ट्रेड यूनियन कहते हैं, और एम्प्लॉयर लोग का जो हेड होता है उसका डिफरेंट नाम होता है, यहाँ मैनेजमेंट कह रहा है। ठीक है, तो वो दोनों जब आपस में बात करते हैं तो अपने अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करते हैं, और दोनों अपने अपने ग्रुप के लिए बार्गेनिंग करते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिंपली यही मतलब है कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे दो ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने ग्रुप के फायदे के लिए बातचीत करते हैं और किसी अल्टीमेट रिजल्ट पे पहुंचते हैं, जिसको हम लोग बार्गेनिंग कहते हैं। बार्गेनिंग का रियल मतलब क्या है? कलेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग अकेला एक दो जन की इच्छा से नहीं होगा, इसमें बहुत लोग चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई भी फैक्ट्री में एक बार बार्गेनिंग हो गया और लाइफ टाइम चलता जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। जैसे जैसे समय चेंज होगा बार्गेनिंग होता जाएगा। It involves not only the negotiation of contract but also the administration of the contract। मतलब इससे सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम बोले कि सैलरी प्रोडक्शन के हिसाब से मिलना चाहिए, तो मैनेजमेंट बाद में मान ही गया, एम्प्लॉयर मेरा मान ही गया, बोला ठीक है
जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 1-1% वर्कर लोग को बोनस दिया जाएगा। ये डिसीजन हुआ। ये डिसीजन तो हो गया पर कभी मिलता नहीं है, तो ये फॉलो नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, सिर्फ मान लिया है, सिर्फ मुंह से बोल दिया था। हाँ, इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कहते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है अगर नेगोशिएट हुआ है, वो बोला है कि करेगा, तो ये भी देखो कि वो कर रहा है कि नहीं। इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रोसेस। फ्लेक्सिबल मतलब हम जो बोल रहे हैं वही, जैसे अगर हम लोग रास्ते में बार्गेनिंग करते हैं तो हम बोलते हैं 10 रुपया में दे दो, वो बोलता है वो 15 रुपया में ही देगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या 10 रुपए में ही एकदम अड़ जाते हैं रिजिड जैसा? नहीं, हम लोग रिजिड नहीं होते हैं। वो बोलता है 15 में देगा, हम बोलते हैं ठीक है 12 में ही दे दो, वो बोलता है ठीक है 13 में ले लीजिए, तो ये डिसाइड होता है। तो ना तो वो रिजिड है ना तो हम रिजिड है, तो ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। जो सोच कर गए थे वही करके आएंगे ऐसा नहीं है। फिर डिस्कशन होगा, हो सकता है कुछ चेंजेस आए। इट इज अ मेथड ऑफ पार्टनरशिप ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। ये वर्कर और मैनेजमेंट का पार्टनरशिप कराता है, एक मैटर पे हम लोग दोनों अग्री करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन गिव एंड टेक अप्रोच एंड नॉट टेक और लीव अप्रोच। इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर। यहाँ पे मेरा भी कुछ फायदा होगा, तुम्हारा भी कुछ फायदा होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम पूरा ले लिए तुमको कुछ नहीं मिला, तुम पूरा ले लिए हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ टेक और लीव अप्रोच नहीं है। लेना है तो लो वरना छोड़ दो। जैसे बहुत सारे सेलर कैसे करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। जैसे बोलते हैं कि ठीक है, हम बोलते हैं 10 में दे दो, वो बोलता है 15 में देंगे। फिर हम बोलते हैं 12 में दे दो, वो बोलता है 13 में ले लीजिए। यहाँ गिव एंड टेक अप्रोच हो रहा है, हम भी तुम्हारा कुछ मान रहे हैं, तुम भी मेरा कुछ मान रहे हो। टेक और लीव होता है, जैसे ही बोले हम 10 में दे दो, वो बोला छोड़ दीजिए आपको नहीं लेना होगा, तो हम भी बोल दिए हमको भी तुमसे नहीं लेना है, बहुत सेलर है यहाँ पे। ये टेक और लीव अप्रोच है, ये कोई अच्छा अप्रोच नहीं है। तो बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग गिव एंड टेक अप्रोच है, लीव एंड टेक अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव मेजर में गिव एंड टेक अप्रोच होता है।